जब कोई कार्य पूरा ही नहीं हुआ तो उसकी घोषणा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले भी यही हुआ था। यार ज़मीन माड़ी नहीं हो सकती, किसान माड़ा हो सकता है, उसकी नीयत ख़राब हो सकती है, उसको बहकाया जा सकता है, उसको एक तरह से ल्योर कर लेते हैं, भाई ये लालच दे दिया। जो प्रॉपर्टी होती है बोर, कोई भी प्रॉपर्टी लो तो गज के हिसाब से बल्कि इंच के हिसाब से रेट लगते हैं। ठीक है, किसान की ज़मीन के गज के हिसाब से रेट क्यों नहीं लगते? सरकार को सर्कल रेट बढ़ानी चाहिए आज के टाइम में, जब तक वो ये क्लैरिफिकेशन ना दे कि तुम किसानों के लिए क्या कर रहे हो। किसान और व्यापारी उनको एक साथ एक तराजू में नहीं देखता। भी चाहिए एक आंकड़ा तय कर कि तेरे को रखनी कितनी है और तू किसान सरकार को वापस कितनी देना चाहता है, या तू उस पर व्यापार कितने पे करना चाहता है। किसान अपनी ज़मीन से लोन नहीं ले सकता, ये इतना मुश्किल क्यों बना रखा है? यही तो लूट की नीति बनाई है ना सरकार ने किसानों के साथ। शुरुआत करते हैं थोड़े से पहले की। देखिए, किसान परिवार से एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना था, जिसको इस क्षेत्र में भी लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। जैसे कि आप पहचानते होंगे, पारस त्यागी अब तो जाना माना चेहरा है दिल्ली देहात के लिए, क्योंकि कई काम है जिनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और वो काम फिर पार ही उतरते हैं। अभी बात करेंगे कि अभी जो दिल्ली देहात के बाहरी दिल्ली के मुद्दे चल रहे हैं उन पे बात चलेगी। पहला है सर्कल रेट। दिल्ली की ज़मीनों का जो सर्कल रेट है वो तितर बितर कर रखा है कुल मिला के सिस्टम ने। अभी पास हुआ नहीं है, एलजी की मोहर बाकी है। क्यों बाकी है, वहाँ से क्या मतभेद चल रहे हैं दोनों पार्टियों के, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी बैठक में उसका श्रेय भी ले रही है, जन्मदिन भी मना रही है। उसके किसानों की ज़मीनों का रेट का श्रेय लेकर और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। लेकिन असली बात क्या है वो बात पता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते रविंद्र। अच्छा पारस जी, ये बताओ, सर्कल रेट, सिर्फ इस पे सारी बात आ गई। दिल्ली का जो सर्कल रेट है, असली व्याख्या है क्या उसकी? ये जो कुछ दिनों से खबरें चली हैं, सबसे पहले ये बड़ी बात ये है कि जो सर्कल रेट की बात हो रही है ना, वो कृषि भूमि की हो रही है। और जो टिप्पणियाँ आई हैं अलग अलग द्वारा, एक पार्टी ने बोला हमने करा दिया, जबकि जो दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी अनुमति चाहिए दिल्ली के उपराज्यपाल से, जो नहीं मिली है। जब कोई कार्य पूरा ही नहीं हुआ तो उसकी घोषणा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले भी यही हुआ था। पार्टी ने घोषणा करी कि हमने बढ़ा दिए हैं, जबकि उसके ऊपर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनुमति नहीं दी थी। अब वो किन कारणों से नहीं दी, ना इसके बारे में चर्चा हुई, ना बताया गया हमें, क्योंकि राजनीति में हम देख रहे हैं ना पिछले कुछ सालों से सबूत दिखाए जा रहे हैं हर चीज़ के। ये सबूत है, देखो मेरे पास कागज़ हैं, उसके तो सबूत दिखाए नहीं गए। फिर 3 साल बाद बस घोषणा कर दी कि इतने रुपए थे, हमने इतने कर दिए। क्यों किए, किस कारण से इतने गुना बढ़ाए गए हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाए गए हैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसानों की हमने राय ली, सबकी अलग अलग राय, जिसको जितना ज्ञान उसकी उतनी राय, निम्न कह लो या उच्च कह लो आप, ठीक है। लेकिन असलियत है क्या? जैसे कि ये पॉलिसी मान लो आ जाती है, एलजी साहब मोहर भी लगा देते हैं और ये पास हो जाती है। इस पॉलिसी से किसानों को फ़ायदा है या नहीं है, गणित है क्या? दुर्भाग्य से रविंद्र, देखिए मैं जानता हूँ फिलहाल दिल्ली में जो कृषि भूमि है उसकी मालिकियत क्या है। इसका मतलब ये है कि लगभग 55 से 60% ज़मीन जो है ना, जो दिखती तो कृषि भूमि है हमारे पीछे चारों ओर है, लेकिन ये पहले ही बिक चुकी है। जिस भी गांव में आप जाएंगे, कहीं मैं गांव का नाम तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछली बार मतलब ये हो गया है कि जब लोगों को सच बताया ना, जो कड़वी सच्चाई है, उससे लोग दूर भागते हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं है दिल्ली का जहाँ ज़मीनें ना बिकी हों। शून्य तो मैं कह ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ 90 से ज़्यादा प्रतिशत ज़मीन बिक चुकी है, 30%, 40, 50, 60। तो जब तुमने ज़मीन बेची चुके ऐसे लोग, वो किस लिए प्रति कर रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन जो लोग इस मामले पे अभी भी इच्छा रखते हैं कि बढ़ जाए, मैं समझ सकता हूँ किन कारणों से वो चाहते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सरकार ने नीति खुद बना रखी है कि हम अधिकरण नहीं कर रहे हैं दिल्ली में, ज़मीनों का अधिकरण नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे कि भाई दिल्ली शहर बढ़ाना है, मकान देने हैं लोगों को, कुछ काम करने हैं, तो गांव में ज़मीन एक्वायर कर लेते थे, अधिकरण वो कर नहीं रहे हैं। सिर्फ मेट्रो या फिर NH ने जो रोड बनाया, UR2 आपने नाम सुना हो, उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ये तो नेशनल बहुत ज़रूरी है इसलिए कर रहे हैं। तो अगर ये सच्चाई है दिल्ली की कि ज़मीन का अधिकरण नहीं होगा, तो फिर सर्कल रेट का फ़ायदा सरकार तो दे नहीं सकती। जो व्यापारी वर्ग है, क्या उस व्यापारी वर्ग ने एक भी टिप्पणी की इसके ऊपर? नहीं की है। ये सच्चाई है कि जब व्यापारी वर्ग यानी बाजार में कृषि भूमि की सच्चाई क्या है हमें नहीं पता चलेगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसानों का भला होगा या बुरा? क्योंकि जिन्होंने भला करना है उन्होंने तो कुछ बताया नहीं है। किसान तो अपने मन से कह रहे हैं इतने हो, वो इसलिए कह रहा है कि उन्होंने तो उनको एक ही सपना दिखा रखा है लोगों ने कि बेचनी है। जिस सपने को मैं नहीं मानता, उचित नहीं है।
दिल्ली में कृषि भूमि जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मूल्य की होगी, उसका मूल्य जब सरकार नहीं लगा पाई, व्यापारी नहीं लगा पा रहे, आप कैसे लगा रहे हो? को क्या गणित है आपका? अच्छा ये बताइए कि क्या ज़रूरी है कि किसान को अपनी कृषि भूमि पूरी बेचनी ही पड़े? ऐसा ना हो कि भाई कुछ बेच ले कुछ रख ले। बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के। मेरा यही मानना है कि देखिए, आप हमसे पहले जो किसानों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी है, एक सिर्फ टिप्पणी मुझे बड़ी पसंद आई ना, जहाँ किसान ने अपने मुंह से साफ बोला है यार ज़मीन माड़ी नहीं हो सकती, किसान माड़ा हो सकता है, उसकी नीयत ख़राब हो सकती है, उसको बहकाया जा सकता है, उसको एक तरह से ल्योर कर लेते हैं, भाई ये लालच दे दिया। मेरा मन है नहीं। एक सरकार की नीति जो आज से पहले भी रही है, पिछले 100 सालों में हमने देखा है कि किसी गांव में कृषि भूमि को लेकर सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कुछ भाग ज़मीन का या तो सरकार ने ले लिया या फिर उन्होंने उसके ऊपर एक व्यापार की व्यवस्था खड़ी कर दी और एक बहुत बड़ा भाग किसान को वापस दे दिया, इसका मूल्य भी बढ़ा। उसके साथ साथ उस कृषि भूमि को सड़क अन्य योजनाओं से जोड़ दिया, तो वो भूमि और ज़्यादा मूल्यवान हो गई। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि किसानों का है, ठीक है, ज़मीन का है, ये जो पॉलिसी है सिर्फ एक लाइन में बताइए, ये पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो किसानों का फ़ायदा है या नहीं? कि मैं मोटा सा गणित। भाई मैं मानता हूँ, अगर देखो किसी ज़मीन के दाम कम थे वो बढ़ा दिए गए, फ़ायदा तो होगा अगर वो बढ़ाए गए और मिलेंगे तो, इतना ही कहना चाहूँगा ना। अच्छा किसान, जैसे कि सरकार ऊपर से बना लेती है, एक गणित बिठाती है कि भाई आपका एकड़ के हिसाब से हिसाब लगेगा, और बल्कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कोई भी प्रॉपर्टी लो तो गज के हिसाब से, बल्कि इंच के हिसाब से रेट लगते हैं, ठीक है। किसान की ज़मीन के गज के हिसाब से रेट क्यों नहीं लगते? ये जिस तरह का इकोनॉमिक्स है, यानी व्यापार जगत है, कृषि भूमि बिकती एकड़ों में है। अगर हम बड़े पैमाने की बात करें तो नहीं तो जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं ना वो जाती हैं गजों में, इस कारण नहीं लगता। इस गणित को समझना इस तरीके से चाहिए कि जब हम 1 एकड़ 1 किला की बात करते हैं, उसमें होता है 4840 गज ज़मीन, और दिल्ली शहर के अंदर ही सारे गांव सीमा से लगते हुए भी सबको सरकार ने कुतुबगढ़ तक को ग्रामीण नहीं अब शहरी घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि जो शहर की योजना है वो कुतुबगढ़ में लग सकती है, जौनटी में लग सकती है। तो सरकार ने खुद एक तरफ बोल दिया कि ये शहरी गांव है, तो फिर इसकी कीमत आप किस तरीके से लगा रहे हो? जब तक सरकार साफ तौर पे हमें नहीं बताएगी तो मेरा ये मानना है कि जो भी मूल्य आज सरकार ने तय किए वो गलत है। दूसरी एक बात जो अन्य किसानों ने मुझे बताई, जिसके बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन देखिए भाई मैं तो यहाँ पे कृषि करता नहीं, मैं नहीं जानता क्या कारण है, किसान बोल क्यों नहीं रहा अपने मुंह से। खुद बात करते थे कुछ सालों पहले कि एक धारा है 81 और 33, उसके ऊपर लड़ते थे कि हमारा 81 हटा दो, 33 हटा दो। उस धाराओं का मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण से थोड़ा अलग, यानी जो रूरल गांव हैं, हरेवरी हो गया, कैर हो गया, या अन्य गांव जहाँ पे अभी खेती हो रही है, सरकार ने उसको शहरीकृत घोषित नहीं किया है। किसी किसान को अगर ज़मीन बेचनी पड़ेगी किसी कारण, उनके पास 8 एकड़ ज़मीन कम है, तो उसको ज़मीन को या तो पूरी उतरवाएगा, उसमें उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी वो सरकार का तो राजस्व बढ़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसको बहुत सारा पैसा अपना खोना पड़ेगा अगर वो ज़मीन बेचता है तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है कि मैं नहीं मानता सरकार को सर्कुलेट बढ़ानी चाहिए आज के टाइम में, जब तक वो ये क्लैरिफिकेशन ना दे कि तुम किसानों के लिए क्या कर रहे हो। जो व्यापारी ज़मीन खरीद रहे हो तुम उनके लिए क्या करो, क्योंकि मैं किसान और व्यापारी उनको एक साथ एक तराजू में नहीं देखता। जब उन्हें जानकारी नहीं, जिन किसानों ने आज तक ज़मीन बेची दिल्ली में, क्या उन्हें पता था वो ज़मीन की कीमत क्या है? महीनों में वो दाम 10 गुना बढ़ गए, ये किसान क्या कर रहे थे? अच्छा ये बताइए, जैसे कि बवाना है, बवाना में 12-12, 10-10 लाख रुपए में ज़मीन ली थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी उस ज़मीन का अगर रेट का हिसाब लगाई, ठीक है, अगर रेट का हिसाब लगाई तो लाख रुपए गज का भी हिसाब बहुत कम पड़ता है, ठीक है। ये जो गणित बिगड़ता है और किसान के साथ ये धोखेबाजी है, धोखेबाजी कहेंगे इसको, ठीक है, कि उसकी पूरी की पूरी 4850 जितने गज होती है, 4840 गज ज़मीन 12 लाख रुपए में ले ली, 10 लाख रुपए में ले ली, और फिर उसकी एक गज की कीमत कम से कम लाख या 50,000 रुपये होती है, ठीक है। तो क्या उस किसान को दुख नहीं होगा? बिल्कुल दुख होगा। और दुख बात ये भी है ना, देखिए किसान उस समय अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं इसको पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, कुछ हम कर लेंगे, पर अब वो खुद महसूस करें ना। देखिए बवाना में जो हुआ कुछ दशकों पहले हुआ था, 20 साल पहले, जिससे पहले हुआ, बपरोला में हुआ है, कंजावला में हुआ है, सुल्तानपुर डबास, जहाँ ये ज़मीनें बड़े पैमाने पर ली गई। अब उन किसानों से पूछना कि ना है आपकी ज़मीन किस दाम पे ली गई, और सरकार ने इस बीच कितने सारे कानून बनाए हैं कि अगर सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण किया और उसके बाद ज़मीन पे कुछ काम नहीं किया है तो किसानों ज़मीन को वापस भी मांग सकते हैं। किसानों को ये क्यों नहीं पता? अगर उन्हें पता है तो वो क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे जो आज बेरोजगारी के सामने खड़े हैं कि भाई नौकरियाँ कहाँ हैं यहाँ,
जो थोड़ी बहुत मिलती हैं सरकारी पदों में मिलती हैं, और किस पद पे मिलती हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तो उन पदों पे हूँ नहीं। सबकी बेल्ट की नौकरी होती है। तो बड़ा दुख होता है देख के कि देखिए जो आज से 50 साल पहले गलत हो रहा था आज भी वही हो रहा है, और किसानों के बारे में जो आवाज़ उठाते हैं कहाँ हैं वो लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे कि एक किसान का रेट, ज़मीन का जो रेट है 2 करोड़ 3 करोड़, ये मैक्सिमम लगा दिया सरकार ने, ठीक है। लेकिन हम जब पब्लिक के बीच में गए तो किसान खुद कहते हुए डरता है, वो अपनी कीमत नहीं जानता। मतलब कि उसको 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ कहने में ना डर लगता है। मतलब कि उसका दिमाग मान चुका है कि मेरी इतनी कीमत नहीं है। देखिए मैं कभी भी किसानों को एक तरह से ना उनके सपनों को तोड़ना या फिर उनके बारे में ऐसी बात करना नहीं चाहूँगा। मैं तो उनको उस दिशा में देखना भी नहीं चाहता कि उस दिशा में वो देखें कि हमें अपनी ज़मीन बेचनी ही है। मेरी नज़र में किसान वही है ना जो आज के समय इस बात को समझ जाए कि सब्र रखना है लेकिन चौकस भी रहना है। ज़मीन हमारी है, उसकी कीमत बढ़ रही है, मूल्य उसका बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की मजबूरी है, उसको शहर बसाना है इन ज़मीनों पर, तो उसका मूल्य तो बढ़ता ही चला जाएगा। उसकी कीमत लगाने की बजाय वो लोग इस बात पे सोचें कि हमें ज़रूरत कितनी ज़मीन की है, इसमें से हमें घर बनाना है भविष्य में, मुझे अपने बच्चों के लिए, दुकानें, काम काज के लिए कुछ भी चाहिए, एक आंकड़ा तय कर कि तेरे को रखनी कितनी है और तू किसान सरकार को वापस कितनी देना चाहता है या तू उस पर व्यापार कितने पे करना चाहता है। वही व्यवस्था दिल्ली में कामयाब हो सकती है। इसे कहते हैं सहकारिता मॉडल, सहकारिता कॉपरेशन, जो बहुत से लोगों को पता है। आपको भी पता चला जानकारी में, मुझे भी पता चला कि दिल्ली के गांव में ऐसे बेशरम लोग थे जिन्हें पता था ये किसानों के बीच रहते हैं, किसानों की बात करते हैं और दिल्ली में किसानों को बताते नहीं कि ये कर सकते हैं। आज भी हो, आज भी हैं। और जब जिनसे मुझे ये पता चला है, मैं इस बात को मानता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये लोग भविष्य में किसानों के साथ क्या गलत करेंगे इसका अनुमान तो मैं आज से लगा सकता हूँ। छुपे हुए दुश्मन हैं और हर वो गलत शब्द जो मन में आता है मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, समाज में रहते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताइए पारस जी, एक सीधी सी प्रणाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरे ख्याल से 4th क्लास का बच्चा ही बता सकता है। जैसे कि 2 या 4 एकड़ की ज़मीन का एक ज़मींदार है, अगर उसके घर पे एक 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी किसान फैमिली से हूँ, मैं जानता हूँ इनकी प्रॉब्लम। 4-5 एकड़ वाले ज़मीन के पास अगर 50 लाख रुपए हैं और उसकी बैंक में एक इंस्टॉलमेंट आती है तो वो आराम से कवर कर लेगा, उसको पैसे की समस्या ही मिल गई, उसको कभी ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बैंकों ने ये रास्ता रोक दिया कि किसान अपनी ज़मीन से लोन नहीं ले सकता। ये इतना मुश्किल क्यों बना रखा है? यही तो लूट की नीति बनाई है ना सरकार ने किसानों के साथ। शुरुआत करते हैं थोड़े से पहले की। देखिए, किसान परिवार से एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना था जिसको इस क्षेत्र में भी लोग जानते हैं। उस किसान के बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की और उसका ये कहना था उस समय, आज के नहीं, हमसे 2 पीढ़ी पहले उसका ये कहना था कि देखो जो देश के खेत हैं ना, कृषि भूमि है, खलियान है, इनके बीच में से भारत का तरक्की का रास्ता निकलेगा। उनका एक आंकड़ा था कि 2.5 एकड़ अगर तुम्हारी किसान के बंटवारे के हिस्सा हो गया, नाम बताओ। नाम तो किसान, अगर कोई दिल्ली में को नाम पता होगा उसका, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि ना वो किसी जाति के थे, वो समाज के थे। तो जो बेशरम लोग हमारे बीच रहते हैं, जिनका काम है लोगों को तोड़ना, मैं इस कारण लोगों का नाम लेना चाहता, सिर्फ किसानों को, उनके परिवार में उनके बच्चों को, और जो लोग इस तरफ देख रहे हैं कि भविष्य क्या हो सकता है, उनकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि उनका कहना था कि भैया जब तुम्हारे घर में 2.5 एकड़ का एक हिस्सा आ गया है, तुम इस पे हो गए हो, तुम्हारे परिवार में बंटवारे हो गए, सबके हिस्से हो रहे हैं, तो तुम्हें अब दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेने चाहिए। उस रास्तों का मतलब ये है कि इस कृषि भूमि पे अलग क्या किया जा सकता है कि कुछ किसान के बच्चे यहाँ रहेंगे, कुछ शहर जाएंगे, ये, या फिर इस ज़मीन का हम किस तरीके से व्यापार करें। तो ये तरीका है समझने का चीज़ों को। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया था आज से कई दशकों पहले, कितने मैं आपको इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ, जो ये किसान के जो आजकल नेता बने घूम रहे हैं ना, किसानों के बात करते हैं, इन बेशर्म लोगों के मुँह पर थप्पड़ है। एक शब्द है तकावी, ये राजस्व विभाग के किसी भी दफ्तर में मिल जाएगा आपको। दिल्ली में जो महकमा है एडमिनिस्ट्रेशन, वो आज से कई दशकों पहले किसान को एक रकम दे देता है, उसको बोलते थे तकावी। कि गांव में एक कुआं है ना, कुआं अगर खेतों में खोदना है वो, या ट्वेल कुछ लगाना है, तो लोन उस तरह से मिल जाता है कि तेरी जब फसल कटे चुकाता रही हो। फिर आए बैंक, सहकारिता बैंक आए, उन्होंने भी ये तैयार किया कि आपको ज़रूरत है, कोई नहीं चाहेगा ना किसान की ज़मीन बिक जाए, कोई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। तो ये मॉडल थी, ये व्यवस्था थी, लेकिन किसानों को बहका के, इन चीज़ों से दूर करके सब लोगों ने अपने हाथ पांव काटना शुरू कर दिए हैं कि वो अब सोच ही नहीं पा रहे उस तरफ, जबकि भविष्य वो है। मैं नहीं कह रहा, देश का प्रधानमंत्री भी यही बोलता है, देश के आला अफसर जो हैं उन लोगों ने भी ये नीतियाँ बनाई हैं, लेकिन दिल्ली में वो नीतियाँ लग नहीं रही। इसका
इसका आख्यान भी इस चीज़ से लगाई है। बार बार ये जो गांव में होता है ना, मास्टर लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, जरा सियाने। दिल्ली में किसानी का दर्जा खत्म हो गया। भाई दर्जा क्या होता है? क्या इनको पगड़ी पहनाई जाती थी 1 लाख लोगों की कि आप दिल्ली के किसान हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 96-97 का समय था जब दिल्ली में ज़मीनों की कीमत उठना शुरू हो गई, तो महकमों के साथ जो व्यापारी मिले, घूसखोर सभी लोग मिले, इनको समझ में आ गया कि इन किसानों को तोड़ना है। वो नीति थी। अफसरों ने खेतों में जाना बंद कर दिया, कामकाज बंद हो गए। किसानों को समझ नहीं आया हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग पीछे हो गए। दर्जा कोई खत्म नहीं हुआ है। मतलब कुल मिला के उन्होंने कही थी कि दर्जा खत्म होगा, लेकिन वो कुल मिला के किसानी खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसानों से ज़मीन हड़प लें, इनको बिकवा दें, इन पे ऐसा जोर डाल दें कि ये बेच दें। अदरवाइज आज ये हालत नहीं होती। 60-65% ज़मीन किसानों की बिक चुकी है। आप किसी भी गांव में मुझे आपको किसान का नाम दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस किसान के पास कितनी ज़मीन है। अगर वो घूमता फिरता है, किसानों की बात करता है, उसके पास ज़मीन है कि नहीं है, ये बता दूँ। अच्छा ये बताइए, जैसे किसानों को तोड़ने के लिए नहरी पानी बंद कर दिया दिल्ली में, पैटर्न एक। बिल्कुल। दूसरा कर दिया, ट्रैक्टर दिल्ली में नाम नहीं करवा सकते। जो अगर कमर्शियल व्हीकल बना दिया है, वो किसान का पर्सनल व्हीकल नहीं है, उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स ठोक दिया, टैक्स हो दिया। ऐसे ऐसे शुल्क डाल रहे हैं उस पर कि वो मजबूरी हो जाएगी, रखना क्यों है? इससे अच्छा तो बाहर से ले आते हैं। तीसरी चीज़, जो सब्सिडी वगैरह मिलती थी वो ख़त्म कर दी। यही कारण है कि जो सरकार की, भारत सरकार के द्वारा कुछ नीतियाँ मिलती हैं, कृषि पे जो उपज है उस पर इंश्योरेंस, बीज या खाद, जो भी चीज़ उसको मिल सकती है बाजार से, उसको घर से नहीं बाहर से लानी है, उसमें सरकार सहायता करती है, अन्य राज्यों में करती है। ये लेकिन हमारे दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, क्योंकि आपस में टूट चुके हैं एक दूसरे, जब आपस में एक दूसरे का गला काटने में राजी रहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करें, क्या इनको समझाएं? और जी देखो, अभी दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, आसपास के और राज्यों में बाढ़ आई, लेकिन दिल्ली की नहरों में पानी फिर भी नहीं आया। यही बात थी जो कुछ समय पहले पत्रकारिता के माध्यम से हमने जो उठाई थी कि ये बक्करवाला के आसपास देखो, ये जो जा रहे हैं नाले नहीं है, नहरें हैं, इनमें साफ पानी आता था। अगर ये आप लोगों ने आज इनको नालों में तब्दील कर दिया जिसमें काई जमी पड़ी है, यही तो कारण है कि बड़े पैमाने पे पानी इन नहरों के थ्रू निकल सकता था। रोक दिया जानबूझ के, ताकि इन किसानों को पानी ना मिले, मीठा पानी ना मिले, इनकी फसलें गंदी हों, इन्हें नाले के पानी से खेती करें और इनका बाजार से लिंक टूट जाए। यहाँ पे गणित एक और आता है, ठीक है। ये नहरें और ये पानी, ये सब्सिडी, ये ट्रैक्टर टूक्टर के जो बताई, ये जो सारी सुविधा ये काफ़ी दिन से रुकी पड़ी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें सरकारें सारी आ चुकी हैं दिल्ली में, बीजेपी भी आ चुकी है, कांग्रेस भी आ चुकी है, आम आदमी पार्टी भी। लेकिन कोई तो पार्टी होगी जो किसानों की ये चीज़ चालू करवाएगी। भाई राजनीति हम कह नहीं सकते कौन क्या करेगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये जिम्मेदारी महकमे की है। किसान आज भी चाहे एक मत होके इन नीतियों के लिए सरकार से माध्यम से जवाब उठाए ना, तो इन महकमों को ये काम करना पड़ेगा। एक छोटे से उदाहरण हम देख लेते हैं ना, कि कुछ सालों पहले जब ये बाढ़ आई, जो दिल्ली में खेतों में बारिश हुई इतनी खासी और सब ये काम खराब हुए, फसलें तब भी खराब हुई, तो इन किसानों की फसल खराब होने पे इनको घोषणा क्यों नहीं की गई कि भाई हम कंपनसेशन देंगे, इनकी सहायता करेंगे? यही कारण है कि अपना हक जानते नहीं, अपना हक जताते नहीं। मतलब आप अपनी ज़मीन पे अपना हक नहीं जता रहे, तो इससे बुरा क्या कर सकते हैं? जी आखिरी सवाल करूँगा इस मैटर में, दिल्ली में कृषि है या नहीं? बिल्कुल कृषि है, हम कृषि के सामने बैठे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है, क्योंकि कृषि करने वाले जो लोग हैं वो अपने मूल से पीछे हट रहे हैं। चलो परस जी धन्यवाद। देखिए, बातों का कुल निचोड़ ये निकलता है कि कृषि दिल्ली में ख़त्म नहीं हुई है, एक साजिश के तहत ख़त्म की जा रही है। दिमाग में डाल दिया किसान के कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ना ट्रैक्टर सुविधा है, ना सब्सिडी है, ना बीज है, ना पानी है, कुछ नहीं है दिल्ली में, तो आप किसानी करके क्या करोगे? जो पैसे मिलते हैं औने पौने उनमें दे के और निकल लो। तो समझो आपको मजबूर किया जा रहा है। अगर सारे किसान एक हो जाते हैं, दिल्ली के जो भी बचे खुचे दुकान, जो भी किसान हैं, या पारस त्यागी जी से जो ये भी किसान ही है, वहीं से आए हैं, सिस्टम यही सबका एक है। अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो सारी सुविधाएं अगर चालू हो जाती है तो किसानी दुगनी स्पीड से दौड़ेगी दिल्ली में और फिर चालू हो सकती है। वरना आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इन्होंने। अब फैसला आपका है। नमस्कार दोस्तों।